हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सूडो फोर्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर कई सवाल जो कठिन समझे जाते हैं उनको सरल तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये सूडो फोर्स क्या होता है। देखो भाई, हम लोग न्यूटन्स का नियम जानते हैं। वो क्या है? न्यूटन का जो नियम है वो आप सभी लोग जानते हो कि एम ए इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है ना? इसमें देखो, मास में कोई बात नहीं है, फोर्स में कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की बात करो। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या है? एक रिलेटिव टर्म। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज अ रिलेटिव टर्म। है ना? ये इसको बताना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष एक्सेलरेशन। ठीक है ना? न्यूटन का ये जो नियम है एम ए इक्वल टू ए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंगित करता है। मतलब इसके लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसके सापेक्ष आप एक्सेलरेशन नापोगे। ये ऑब्जर्वर होगा और उसके सापेक्ष एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, किसी चीज का पोजीशन होगा और उसके सापेक्ष उस बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन एक रिलेटिव टर्म है, जैसे पोजीशन रिलेटिव टर्म है, वेलोसिटी रिलेटिव टर्म है, वैसे ही एक्सेलरेशन भी एक रिलेटिव टर्म है। उसमें हमें बताना पड़ेगा किसके सापेक्ष। ठीक है ना? तो फिर न्यूटन के इस नियम में ऐसा पता क्यों नहीं लगता? ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन, न्यूटन ने तो अपनी नियम में कहीं नहीं कहा कि वो एक्सेलरेशन किसके सापेक्ष होना चाहिए। ठीक है ना? पर न्यूटन नियम की एक सच्चाई है कि न्यूटन नियम केवल इनर्शियल ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लागू होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होता है। है ना? केवल इनर्शियल फ्रेम क्या है? ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड न हो। है ना? जो विच इज नॉट एक्सेलरेटेड है ना, नॉट एक्सेलरेटेड और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड नहीं चलेगा यहाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना? तो वो भी बात हुई। कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसी सिस्टम जो एक दूसरे के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जिनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन लागू होगा। है ना? इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन बेसिकली एक इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में है। वो इनर्शियल फ्रेम कौन है, कैसे है, ये विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी न्यूटन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, न्यूटन के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। ठीक है भाई, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना होकर के मान लो कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। मान लो हमारे पास एक आइडियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ है ना, दूसरा कोई फ्रेम है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ डैश, जो ए जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है ना?
अब ये इसके पोजीशन को देखो, ये यहाँ पर एक मास है ना, ये एम मास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन को आप क्या बताओगे, इसको बताओगे आर, तो इसके सापेक्ष इसको पोजीशन बताओगे आर प्राइम, ठीक, एक हो गया ना। और ये जो है इसका एक्सेलरेशन ए प्राइम के सापेक्ष, मान लो ये ए प्राइम इसका एक्सेलरेशन है ओ प्राइम के सापेक्ष, और ओ के सापेक्ष इसका एक्सेलरेशन ए है ना। तो ये जो है मास है एम, तो देखो लेट एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन ऑफ एम with respect to O बी ए, है ना, ए कहेंगे, चलो इसके सापेक्ष ए एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और ओ प्राइम के सापेक्ष ये ए प्राइम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपसी तालमेल क्या होगा, देखो ए इक्वल टू ए प्राइम प्लस ए नॉट, ठीक है ना, क्योंकि ये ए जीरो से जा रहा है। ये जैसे मान लो एक कोई प्लेटफॉर्म है, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ए जीरो एक्सेलरेशन से जा रही है, और रेलगाड़ी के सापेक्ष आप ए जीरो एक्सेलरेशन से आप रेलगाड़ी के अंदर जा रहे हो, है ना। तो यहाँ जमीन पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो बॉडी जो है ए जीरो प्लस ए प्राइम एक्सेलरेशन से जा रही है, यही तो रिलेशन बनता है, ठीक है ना। इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस एक वर्किंग फार्मूला डेवलप करेंगे। तो इसमें क्या है, न्यूटन, और इसके ऊपर मान लो ये फोर्स लगा हुआ है एफ, ठीक है ना। जब एक्सेलरेशन तो फोर्स तो चाहिए, तो न्यूटन का नियम वो के लिए, है ना, जो जमीन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है, उसके लिए तो न्यूटन का नियम लागू होगा। और फिर क्या होगा, देखो F इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, F इक्वल टू एम ए, ये हमेशा लागू होगा, क्यों कि वो इनर्शियल है। अब ए की जगह पर हम एम ए प्राइम प्लस ए जीरो कर सकते हो, हमने रख दिया। एक्चुअली क्या है कि जो ऑब्जर्वर ओ प्राइम है, जैसे तुम अपनी स्थिति आप जानना चाहते हो और रेलगाड़ी में बैठे हो, ठीक है ना, तो आपको तो रेलगाड़ी के सापेक्ष सारी पोजीशन पता लगेगी ना, आप उसमें इंटरेस्टेड हो। वो क्या देख रहा है वो के बारे में आप जानने को इच्छुक नहीं हो, तो इसीलिए हमको रेलगाड़ी के सापेक्ष हमें एक सिस्टम, एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम रेलगाड़ी में अपनी स्थिति, अपनी रिलेटिव स्थिति समझ सकें, ठीक है ना। तो एक्चुअली एक डायनेमिक्स डेवलप की जानी है जो ओ प्राइम के सापेक्ष हो, है ना, तो वही जानना चाहते हैं। तो एफ इक्वल टू एम है, ये तो ठीक है, ए के लिए, वो ऑब्जर्वर के लिए एफ इक्वल टू एम है, लेकिन ओ प्राइम अब कुछ इस तरह से देखेगा, है ना। अब ओ प्राइम के ए प्राइम हमको चाहिए, तो ये क्या हो गया, देखो एम ए प्राइम इक्वल टू एफ माइनस एम ए जीरो, ठीक है ना। अब देखो एफ तो ठीक है, माइनस एम ए जीरो, ठीक है ना। ये इसको हम ये कह सकते हैं कि एफ प्लस एफ इनर्शियल, ठीक है, एफ इनर्शियल, और एफ इनर्शियल जो है ये फोर्स जो आ गया माइनस एम ए जीरो, ये क्या है, ये इनर्शियल फोर्स है जो अपने आप आ गया, जो रिलेटिव मोशन के कारण पैदा हो गया, एक्सेलरेशन के कारण पैदा हुआ। इसको किसी ने लगाया नहीं, किसी ने सचमुच में लगाया नहीं, ये लगता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है ना। कब, जब तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो, जब तुम लिफ्ट में बैठे हो, है ना, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही, जब तुम रेलगाड़ी में बैठे हो, तब वो लग रहा है। और वो कितना, जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तुम, उसका जो एक्सेलरेशन है
माइनस ए में जीरो करके ये फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं, है ना। ये CH है क्या है, इसके सूडो फोर्स की स्पेलिंग हमें पता नहीं है, ये सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है Fi इक्वल टू माइनस ए में जीरो, ठीक है ना, इसी को सूडो फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मूविंग रेफरेंस फ्रेम में जब आप एक्सेलरेशन पता करना चाहते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, तो बस आपको करना क्या है, माइनस ए में जीरो का एक नकली फोर्स लगा दो, ठीक है ना। उसकी दिशा क्या होगी, ये जीरो की विपरीत होगी, और जो मास है उस बॉडी पर उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा दो, ठीक है ना। एक उदाहरण से लेते हैं। ये जैसे मान लो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है ना। इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है ना, रेलगाड़ी जैसा कुछ ऐसा है जो A0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। किसके सापेक्ष, ये जमीन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है ना। ये प्लेटफॉर्म A0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो L है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है रेस्ट में M, किसके सापेक्ष, M। तो देखो इसका नाम दो, ये पॉइंट P है, ये क्या हुआ, द मास M एट पॉइंट P, उसके एक किनारे पे है पॉइंट P, इज एट रेस्ट। किसके सापेक्ष रेस्ट है, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ये मूविंग फ्रेम O प्राइम, रिस्पेक्ट टू O प्राइम, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म के सापेक्ष है रेस्ट में, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितने देर बाद इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देगा, है ना। तो कैलकुलेट द टाइम, calculate the time when M will fall। अब इस प्लेटफॉर्म से गिर जाएगा। सिचुएशन क्या है, O प्राइम है जो प्लेटफॉर्म है A0 से मूव कर रहा, P मास है जो A किनारे पे है और प्लेटफॉर्म की लंबाई L है, कितने देर में ये चला जाएगा। अब P का मोशन देखो, मान लो P का जो मोशन है, तो P के लिए क्या करोगे, एक माइनस ma0 का फोर्स लगा दोगे। माइनस ma0 इधर जाएगा, A0 इधर जा रहा है, तो माइनस ma0 उल्टा होगा ना। अच्छा, इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, तो देखो ma प्राइम जो इसका एक्सेलरेशन, इस पर A प्राइम एक्सेलरेशन इस दिशा में जो आएगा वो क्या होगा, माइनस ma0, ठीक है। ये फोर्स लगा, ये सूडो फोर्स लगा, बाकी कोई रियल फोर्स नहीं। तो फिर A प्राइम क्या हो गए, A प्राइम इक्वल टू जो इस पर जो एक्सेलरेशन लगा वो क्या होगा, माइनस a0, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब a0 एक्सेलरेशन से इसको L दूरी तय करनी है, तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, 2L/a0 रूट, क्या होगा, इतनी टाइम में ये गिर जाएगा, ठीक है ना। फिर इतने टाइम में इसको गिर जाना है। ये इस तरह से आपका ये प्लेटफॉर्म, या ये कहो कि ये बॉडी यहीं पर बैठा रहा, चिकना तल है, बॉडी यहीं बैठा रहेगा और प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म जो L लंबाई का है, यहाँ चलते हुए ये एक्सेलरेशन से निकल गया, है ना। ये O ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इसमें वो को लगेगा कि ये जो M मास है यहीं बैठा था। वैसे भी होता है, इनर्शिया का आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये मास यहीं पर बैठा रहा, इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, वो को पता रहेगा। और ये जो है प्लेटफॉर्म यहाँ आया और फिर ये सरकते हुए निकल गया, ठीक है ना। तो उसको ऐसा लगेगा, लेकिन जब
हम प्लेटफॉर्म में बैठे हुए ऑब्जर्वर की नज़र से देखेंगे तो इसको लगेगा कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है, एम लग रहा है, और उसने इसको प्लेटफॉर्म के सापेक्ष एक्सेलरेट करके नीचे गिरा दिया, ठीक है ना, और उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये एक चीज है। अभी बहुत ही हमने एक सिंपल वो एग्जाम्पल दिखाया कि ऐसा इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके तरीके बहुत हो सकते हैं। वैसे ही आप दूसरा ये देखो, दूसरा एक लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट जो है a0 एक्सेलरेशन से जा रही है ग्रेविटी के अंदर, और नीचे ग्रेविटी भी लग रही है ना। ये लिफ्ट की लंबाई ऊंचाई l है। लिफ्ट की छत पर से एक बोल्ट जो होता है नीचे टपक कर गिरता है। यहाँ से जैसे ही लिफ्ट चालू होती है, एक बोल्ट ढीला होकर यहाँ से निकल जाता है, नीचे गिरता है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने देर में ये लिफ्ट के बॉटम पर पहुंचेगा, ठीक है ना, ये सवाल ये है। तो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसमें मान लो यहाँ पर आ गया, ये बोल्ट यहाँ पर आया, मास यहाँ पर आया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, देखो एक फोर्स तो इधर mg लग रहा है, mg तो लगेगा ही, और ये लिफ्ट को हमने रोक दिया। क्या किया? लिफ्ट को रोक दो, और इसके ऊपर एक सूडो फोर्स -ma0 और लगा दो। क्या हो गया? ma0 आपने लगा दिया। तो इसका जो एक्सेलरेशन ma प्राइम, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? mg इसका फोर्स माइनस ma0, ये लगा दिया। तो कुल मिलकर इसके ऊपर टोटल फोर्स लग गया ma प्लस जी। ठीक है कि नहीं? अब इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो गया g प्लस ए। ठीक है कि नहीं? g प्लस ए। अब ये यहाँ पर बैठे हुए ऑब्जर्वर जो लिफ्ट में बैठा है, उसको लगेगा कि g प्लस ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, तो उसको बॉटम में आने पर टाइम क्या होगा? वही फॉर्मूला 2l बाई जी प्लस ए। ठीक है ना? अब इस वाले मामले में आप सामान्य तरीके से लगाओगे तो ये सवाल आपसे बनेगा नहीं, है ना। दूसरे और कोई मेथड लगाओगे तो ये बड़ा जटिल लगेगा। लेकिन ये सूडो फोर्स की स्थिति में क्या होता है, उस प्लेटफॉर्म को हम रोक देते हैं, रोक करके एक सूडो फोर्स लगा दो, बाकी जो गणना करनी है वैसे ही करो जैसे कि प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा हो। ठीक है ना? और फिर उसके बाद आपका गणना पूरा हो गया। ठीक है कि नहीं? अब आगे देखो, इसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं। ये क्या चाहिए इसको? इस सवाल को देते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चिकना है और चिकनी सड़क पर रखा हुआ। ये स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सड़क जो बनी हुई है ये स्मूथ है, इसमें किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। अब ये जो आदमी है इस प्लेटफॉर्म के एक सिरे से चल करके दूसरे सिरे पर जा रहा है। तो अब ये क्या, आदमी का मास स्मॉल m ले लो और इसका मास जो है कैपिटल M। ठीक है ना? अब वो कह ये रहा है, ये प्लेटफॉर्म के सापेक्ष स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना? तो अब ये पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से ये प्लेटफॉर्म मूव करेगा, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या होगी। अब इसमें क्या करो कि हम एक सिस्टम की कल्पना करो जिसमें कि ये आदमी है और ये प्लेटफॉर्म, दोनों को मिला करके एक सिस्टम बनाओ। सड़क को छोड़ देते हैं। ठीक है? तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन देखो क्या है, ma इक्वल टू एफ नेट, फोर्स नेट। इस मामले में क्या है, यहाँ पर एक बात ध्यान देखो, न्यूटन का ये नियम जो है ना,
ये तीन फोर्सेस हैं, तीन इक्वेशन है। ये क्या है? ये अकेला इक्वेशन नहीं है बल्कि थ्री इक्वेशंस है, ठीक है ना। तो इसका मोशन हम एक्स दिशा में हम देख रहे हैं, एक्स दिशा में, ठीक है। वाई दिशा में देखो नेट फोर्स 0 है, जेड दिशा में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक्स दिशा के बाद इसमें देखते हैं दोनों पर, तो वो क्या है, वो इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं एक्स वाई जेड तीनों ही दिशाओं में ये जो सिस्टम हमने कल्पित किया है उसमें क्या है, एफ नेट 0 है। क्या है? यहाँ एफ नेट 0 है ना। तो हम इसके एक्स दिशा का मोशन देखें तो क्या होगा, एम ए एक्स इक्वल टू एफ एक्स नेट। ये भी क्या है, 0 है, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। दोनों को मिला करके देखोगे, हालांकि आदमी इस प्लेटफॉर्म पर फोर्स लगा रहा, चल रहा है तो प्लेटफॉर्म आदमी के ऊपर फोर्स लगा रहा, लेकिन दोनों को मिला करके जब आप सिस्टम बनाओगे तो उनमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न होने के कारण एफ नेट 0 एच, क्यों, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए एक्स 0 हो जाएगा। एक्स 0 होने का मतलब क्या है कि वी एक्स इज कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वी एक्स कांस्टेंट का मतलब हुआ कि द system will maintain its initial velocity, maintain its initial velocity, ठीक है ना। इसकी जो पहली वेलोसिटी थी शुरू में वही मेंटेन करेगा। इसका मतलब देखो इनिशियली क्या है, दोनों ही नहीं चल रहे थे, तो इनिशियली v was 0, ठीक है ना। इनिशियली कोई नहीं चल रहा था तो सिस्टम की वेलोसिटी क्या थी, यानी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ सिस्टम 0 थी, सिस्टम, है ना। केवल एक आदमी की बात नहीं कर, शुरू में भी ये आदमी नहीं चल रहा था, प्लेटफॉर्म भी नहीं चल रहा था, दोनों ही रेस्ट में थे, ठीक है। तो बाद में भी इनके जो वेलोसिटी है वी एक्स, है ना, ये सिस्टम की वेलोसिटी वो ये मेंटेन करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ऐसी स्थिति बन रही है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इस पर ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना। आदमी इधर वी स्मॉल वी वेलोसिटी से जा रहा है, किसे, विथ रिस्पेक्ट टू ये प्लेटफॉर्म, और मान लो ये प्लेटफॉर्म कैपिटल वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो और ये इस चीज को देख कौन रहा है, ये वो ऑब्जर्वर है जो जमीन पर बैठा हुआ है, वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या दिखेगी, वो v है, हा? अब ये आदमी का प्लेस पर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिखेगा, v, और इसके ऊपर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, v प्लस v, है ना, ये दिखेगा। अच्छा, तो टोटल मोमेंटा ऑफ द सिस्टम, है ना, एम भी 0 होने का मतलब मोमेंटम 0, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है यहाँ पे। तो अब ये क्या हुआ, देखो इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, वो क्या होगी, मैंने बेसिकली इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो क्या होगी, देखो कैपिटल एम वी, ये इसका मोमेंटम, प्लस स्मॉल एम बी प्लस वी बटा बी प्लस एम, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यही जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, 0 होगी। क्यों? कि इस पर नेट फोर्स है ही नहीं,
तो इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, और शुरू में वेलोसिटी 0 थी, इसीलिए ये 0 रहा, है ना। इसी चीज को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कहते हैं। नेट फोर्स नहीं हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो उसी चीज को ये इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो यहां से इनको सॉल्व करोगे तो ये v को सॉल्व करते हैं, v m प्लस m इक्वल टू माइनस एम वी, स्मॉल एम वी, है ना। तो ये v इक्वल टू माइनस एम वी बटा कैपिटल M प्लस स्मॉल एम, ये। अच्छा, यहाँ ये जो वेलोसिटी है v, इसको हम रिक्वायल वेलोसिटी कहते हैं। रिक्वायल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये जो है ये आदमी आगे की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म किधर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, जैसा कि ये दिखाया हुआ है ना। इसी को रिक्वायल वेलोसिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा कि ये सेंटर ऑफ मास वाले प्रॉब्लम हमेशा ही काम के होते हैं और इसका हम आगे उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया ये समझ गए, कोई खास बात नहीं है इसमें। मतलब इसका जो सिस्टम का मोमेंटम हर समय पर, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अच्छा, ये नेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो बात होती है ना, वो कंपोनेंट वाइज है कि एक्स दिशा, ये तीन इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन जो है न्यूटन का है, वो 3 इक्वेशन का समूह है। तो यदि इसका एफ एक्स का नेट 0 हो तो एक्स दिशा में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ए वाई की दिशा में एफ वाई में नेट 0 हो तो वाई वाला कंजर्व रहेगा, जेड की दिशा में फोर्स 0 हो नेट फोर्स तो जेड वाला कंपोनेंट मोमेंटम का कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो 3 कंजर्वेशन एक साथ है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये सारे दिशाओं में मोमेंटम कंजर्व हो, नहीं। हम कंजर्वेशन को एक दिशा में भी लागू कर सकते हैं, और जैसा कि हम आगे करेंगे। अभी इस सवाल में देखो, ये एक ब्लॉक है, ये वेज है ना। इंक्लाइंड और वेज में फर्क होता है। देखो, एक इसी तरह का मिलता जुलता तुम्हारे पास 2 सवाल आते हैं। एक आता है इंक्लाइंड, है ना, इंक्लाइंड सरफेस, इसको हिंदी में बोलते हैं नत सरफेस, है ना, झुका हुआ सरफेस। इसका क्या है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ए बाय 0, ये चलता नहीं है, ये फिक्स रहता है ना। और दूसरा है वेज, दूसरा क्या है, वेज से सरफेस जो रहता है, ये सरफेस चलता है, कैन मूव, इसमें मूव, और नहीं मूव करेगा तो बताएगा कि वह फिक्स है। इसको चाहो तो हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जब फिक्स करने की बात आएगी तो वेज वाला बताएगा, सवाल में बताएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक चिकना तल है, ये प्लेटफॉर्म है, उस पर एक वेज रखा हुआ है, और इसके वेज के ऊपर एक मास रखा हुआ है, एम, स्मॉल एम रखा हुआ है। ये स्मॉल एम अपने हिसाब से ये लुढ़क रहा है, नीचे आएगा, है ना। तो उसकी वजह से वेज जो है रिक्वायर होता है, ऐसे जा रहा है ना। तो इसमें सवाल ये है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द ब्लॉक रीचेस द बॉटम ऑफ द वेज, ठीक है ना। ये बिल्कुल पीछे वाला सवाल जैसे है कि ये वेज है, ये हाइट h है, ये थीटा है, तो ये कितना है बोलो। ये जो दूरी है मान लो x है ना, x कितना होगा, x ये कितना होगा, हाँ, h के पदों में x बता दे तो h बटा x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इसमें x बराबर हो गया h cot थीटा, ठीक है ना। ये आपका एक रिलेशन, हम x अननोन था तो उसके लिए हमने कर लिया। अब ये देखो, इस पूरे सिस्टम में
क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल, ये नेट करो, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 0। किस बात पर, ऑन द सिस्टम, सिस्टम कौन सा, ये ब्लॉक और एम वेज सिस्टम है ना, ये इस पर ये सिस्टम, इन दोनों को मिला करके हमने सिस्टम बनाई, ठीक है ना। अब हम ये एक्स दिशा के मोशन को कंसिडर करें, देखो एम जी लग रहा है लेकिन ये वर्टिकल वाई दिशा में है, ये एम जी लग रहा है, ठीक है ना। बाकी इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स पृथ्वी लगा रही है, वो एम जी लगा रही है, ठीक है ना, और इसके ऊपर भी एम जी लग रहा है, ठीक है। लेकिन यह हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 0 होगा क्या, हॉरिजॉन्टल माने मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो इसमें देखो नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो MAX इक्वल टू FX, ये बराबर 0, तो इसका मतलब AX इक्वल टू 0, ठीक है ना। MAX इक्वल टू 0, या इसको बोलोगे MdVX बाई dt इक्वल टू 0, या इसको बोलोगे MVX इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट तो चलेगा, लेकिन इनिशियली ये कांस्टेंट वो कोई नहीं चल रहा था, तो इसलिए ये 0, तो MVX है 0, क्यों, बिकॉज इनिशियली there was no motion, there was initially the system was in rest, शुरू में रेस्ट था, तो जो शुरुआत में उसका मोमेंटम था वह मोमेंटम बना रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या रहेगा, वहीं के वहीं बना रहेगा। तो ठीक है भाई, सेंटर ऑफ मास मान लो ये ऑब्जर्वर O है, वो ऑब्जर्वर है, ये किसी समय पर ये क्या है, x है, ठीक है ना, और x दूरी पे है, ये है ना, तो ये ऐसा करते हैं, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो, अभी वो को यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ से मान लो ये जो है x दूरी आ गई है ना, और ये जो है यहाँ से y दूरी चला गया, कितना गया, y दूरी, ये पॉइंट यहाँ पर अब y पे आ गया, ठीक है ना, मैंने ये ब्लॉक जो है y पे आ गया, पॉइंट नहीं आया, ये ब्लॉक जो है चलकर y पे आ गया, ठीक है ना, और ये इधर x तक आ गया, ठीक है ना। तो देखो पोजीशन ऑफ ब्लॉक x वेज, ये क्या होगा, मान लो -x पे आ गया, ठीक है, अब इस O से यहाँ आ गया, तो अब x ब्लॉक कहाँ आ गया, ब्लॉक का x कंपोनेंट है ना, तो ये क्या होगा, -x प्लस y, देखो ये इस पॉइंट के सापेक्ष y चला गया और ये -x इधर आ गया, तो दोनों का नेट ये इतना हो गया। अब इनका कहता है कि पोजीशन वही बना रहेगा, ठीक है ना, तो ये देख m इंटू -x प्लस m -x प्लस y इक्वल टू 0, ये 0 पर था शुरू में, तो उसका सेंटर ऑफ मास अब भी 0 पर बना रहेगा। तो अब ये देखो x सॉल्व करो, तो x m प्लस m है ना, माइन प्लस एम वाई इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये x कितना होगा, ब्लॉक कितना पीछे आ जाएगा, एम वाई बाई एम प्लस एम। ठीक है ना। अब ये देखो, ये ब्लॉक जो है फाइनली जब इस पॉइंट पर आया तो कितना दूरी चला गया, अभी हमने निकाला था एच कॉट थीटा। ठीक है ना। तो y की वैल्यू एच कॉट थीटा हो गई। देखो ओ से ओ के रिलेटिव में, ओ के रिलेटिव क्या है, इस वेज के सापेक्ष इसने एच कॉट थीटा मूव कर गया, तो ये x हो गया एम एच कॉट थीटा बटा एम प्लस एम। ठीक है ना। ये वेज जो है तुम्हारा इतना मूव कर गया। अच्छा, अब इस एम की एक्सेलरेशन की भी जरूरत है ना। ए का एम का एक्सेलरेशन भी अपने को निकालना है। अब इस सवाल में हमारा काम यह है कि ये जो स्मॉल एम मास है वो नीचे जब मान लो ये बी एक्सेलरेशन से, माने वेज के सापेक्ष बी एक्सेलरेशन से नीचे स्लिप कर रहा है, तो वेज जो है किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है ना। तो वेज भी चलने के लिए फ्री है और नीचे स्मूथ सरफेस है, तो मान लो ये वेज जो है ये पीछे की ओर रिक्वायर करता है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है ना। ये एक सिस्टम है, हमने मान लिया क्या है, बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम, है ना, किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक है ना। और ये किसके सापेक्ष है, ये ऑब्जर्वर, फ्री ऑब्जर्वर है, वो यहाँ बैठा हुआ है इनर्शियल ऑब्जर्वर, वो ये देख रहा। ये सिस्टम ऐसा है कि ए इसके सापेक्ष है और बी जो है वेज के सापेक्ष है। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ वेज क्या है, ये ए है। इसको आप एक्स वाई के पदों में बताओगे तो ये माइनस है ना, ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ जो ब्लॉक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, देखो माइनस ए प्लस बी, है ना, और बी की दिशा अलग है। ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन देखो इस सिस्टम पर ए ब्लॉक का एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट है ना, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, तो माइनस ए प्लस बी कॉस थीटा। किस दिशा में, देखो बी का ये कंपोनेंट एक्स दिशा में, ये एक्स है, एक्स दिशा में ये एंगल थीटा है, तो बी कास थीटा हुआ नहीं, ये बी कास थीटा, और बी कास थीटा इस ए पर चढ़ा हुआ है, तो माइनस ए बी कास थीटा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, देखो नो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, ऑन द सिस्टम, यानी इन दोनों के सिस्टम, दोनों को मिलाकर सिस्टम, ये एक्स अलोंग एक्स। ठीक है ना, एक्स दिशा में कोई भी फोर्स नहीं है। तो अब इसका लिए अब इसका जो है एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। क्या होगा, देखो एम ए एक्स इक्वल टू एफ एक्स नेट, और ये जीरो है, तो ए एक्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट हो गया ना। उसी तरह वही बात होगी, एम एक्स कॉन्स्टेंट क्या होगा, एक्स जीरो होगा, ए एक्स क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं, जीरो हुआ। ठीक है, ये जीरो हो गया तो एक्स जीरो हो गया, एम तो जीरो होगा नहीं।
तो ये देखो अब इनके एक्सेलरेशन देखो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये कहते हैं एम माइनस ए प्लस बी का थीटा, इतना माइनस कैपिटल एम ए, ये जो है कैपिटल एम ए इक्वल टू 0। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यही होता है कि m1 a1 प्लस m2 a2, तो वही करते हैं। तो यहाँ से a क्या हो गया, यहाँ से ये आपका रिजल्ट मिला a इक्वल टू एम बी कॉस थीटा बटा कैपिटल M प्लस एम। ठीक है ना, ये एक काम की चीज आपको ये मिल गई, इन दोनों के रिलेशन मिल गए। अब क्या है, अब यहाँ पर हम सूडो फोर्स लगाएंगे। सूडो फोर्स क्या है, इस सिस्टम पर लगाओ। सूडो फोर्स लगाने में ये क्या है, आपका वेज है, ठीक है, और ये ब्लॉक को यहाँ पर कहीं रख दो। ठीक, सूडो, अब इस ब्लॉक को हमने रोक दिया, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा क्या, माइनस एम ए। तो ये देखो ए इधर पीछे की ओर था, तो अब ये जो है एम ए 0 एम ए, ये फोर्स यहाँ लगने लगा। इसका एक फोर्स ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा, अब तो ये ब्लॉक जो है इंक्लाइन बन गया ना, ये रुक गया और ये हो गया यहाँ एम जी लग रहा है, ये एंगल थीटा है। तो देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना, और ये स्मॉल एम है। इसका मोशन निकालो, दो फोर्स लगे हुए हैं, एक एम ए लगा हुआ है, एक एम जी लगा हुआ है। इस पर ये इस दिशा में बी एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, बी से मोशन हो रहा है, और कोई बात ही नहीं है। तो अब आप लिख दो कि एम बी इक्वल टू, देखो इस इंक्लाइंड की दिशा में, वेज के इंक्लाइंड सरफेस की दिशा में नेट फोर्स क्या होगा, देखो एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा हो गया प्लस एम जी साइन थीटा, यानी ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है ना, बी की वैल्यू यहाँ से उठा कर ला दो, बी की वैल्यू हम यहाँ से उठा कर ला दें, तो ये क्या बन गया, एम प्लस एम, ठीक है, ये पहले से था यहाँ एम, और स्मॉल एम कॉस थीटा, ये बराबर यही एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखो ये एम कॉस थीटा का हम गुणा कर देते हैं, तो और उसके ए को सॉल्व करते हैं, ए को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो ए के लिए सॉल्व करो तो एम, इसको पहले एम कॉस थीटा को इधर ट्रांसफर करो, और यहाँ से ए के लिए सॉल्व करो तो ये बनेगा एम प्लस स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू एम जी साइन थीटा पहले से ही था, और ये कॉस थीटा और आ गया। ठीक है ना, अच्छा ये m था ना, m सब खत्म हो गया था, तो यहाँ m नहीं रहेगा, ये आएगा, है ना, एम बी था तो एम बी की वैल्यू उठा करके हमने यहाँ से उठा लिया, तो ये बन गया। तो a बराबर हो गया, देखो एम जी कॉस थीटा साइन थीटा बाई कैपिटल M प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो है एक्सेलरेशन, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है, इसको याद करके रखना पड़ेगा। और b की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर a निकल गया तो आप b निकाल दो, तो b की वैल्यू हो जाएगी m प्लस एम जी साइन थीटा बटा m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन ये बन गया।
इनके एक्सेलरेशन कितने बनेंगे, ये एक्सेलरेशन हर बार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वेज वाला सिस्टम अक्सर आता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें ये रिजल्ट आपको याद करके रख लो तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना, कि रिक्वायर इतना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इतना होगा, ठीक है। फिर अब ये जो आ सकता है कि ये आप देखो, ये वेज चल करके जब इस जगह पर आया है ना, ये ब्लॉक की बॉटम पर आ गया, जब ये वेज के बॉटम पर आ गया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, यदि ये ऊंचाई h है ना, तो ये ऊंचाई h निकालने का सिंपल तरीका है, ये b एक्सेलरेशन है यानी रिलेटिव टू ब्लॉक, है ना, ब्लॉक के रिलेटिव में, और फिर ये भी आएगा कि ब्लॉक का रिक्वायल क्या होगा, ये आप निकालते रहना। तो ये एक्सेलरेशन हमें अभी निकल गया। इसके लिए ये डिटेल हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो इसी चैनल पर हमने सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में डाला हुआ है, ठीक है, कि जिसमें ये वेलोसिटी भी आप निकालोगे और इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी कितनी आएगी यहाँ से जब चलेगा तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसको आप निकाल पाओगे, तो उसको डिटेल में देख लो। लेकिन ये एक्सेलरेशन के लिए हमने ये सूडो फोर्स का उपयोग करते हुए यहाँ पर बाकी कॉम्प्लिकेशन खत्म कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ो। अब इस सवाल में कह ये रहे हैं, ये देखिए एक ब्लॉक है और एक वेज है, वेज ब्लॉक सिस्टम है कहाँ, यहाँ, ठीक है। इस पर एक एफ फोर्स इस तरह लगा रहे हैं और ऐसे लगा रहे हैं कि वेज और ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये वेज और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं और ये जो स्मॉल एम है वो नीचे नहीं आ रहा, वो जहाँ है वहीं इक्विलिब्रियम में। तो बताओ वो फोर्स कितना होगा। अब ऐसा क्या है, देखो ये एफ फोर्स लगा तो एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, है ना। तो और इसलिए इनके ये एक एक्सेलरेशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, मान लो ए एक्सेलरेशन हो गया ए, ठीक है ना, ये ए एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये जो उनका एक्सेलरेशन, ये आप क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मैंने दोनों को मिला दो तो वो जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो गया ए, तो नेट फोर्स एफ, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ले रहे हैं, और ये एम प्लस एम, इस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। जब ये मूव कर रहा है तो अब हम क्या कर रहे हैं, सूडो फोर्स बनाएंगे इसका, इसको वेज को आप सीधे सीधे यहीं पर रोक दो, है ना। अब वो चल नहीं रहा, यहाँ पर आपका ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर एक फोर्स ये एफ लगा हुआ है, ठीक है, और सूडो फोर्स के कारण यहाँ पर एक फोर्स ऐसे स्मॉल एम ए, है ना, आपका ये फोर्स लग जाएगा, यहाँ पर सूडो फोर्स लग जाएगा, और आपका एम जी ये लग रहा है, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक रुका हुआ है ना, आपका प्रैक्टिकली आपको ये ब्लॉक रुका हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे ही आप सूडो फोर्स लगा दिए ये ब्लॉक पूरी तरह रुक गया क्या, आप ब्लॉक के ऊपर ही बैठ गए यहाँ पर, तो आपको इस तरह का सिस्टम अब दिखेगा, ठीक है ना। तो देखो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल दिशा में फोर्स क्या होगा, एफ एक्स नेट, है ना, वो कितना देखो माइनस एफ लग रहा है प्लस एम ए, तो एम तो ठीक है, ये कैपिटल एफ बाई स्मॉल एम प्लस एम, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल एम एफ बाई एम प्लस एम। मैंने कुल मिला करके ये नेट फोर्स जो है, अब इन दोनों को हम हटा दें तो आपको एक नेट फोर्स ये ऐसे एफ नेट एफ एक्स जो बोल रहे हैं ना, ये
एमएफ इतना लग रहा, ठीक है ना। अब ये दो फोर्स एफ एक्स एम जी की वजह से लग रहा है ना। अच्छा, एफ एक्स का ये जो कंपोनेंट ये ऐसा अब क्या है, प्लेन के अलांग देखो, क्योंकि मोशन तो इधर ही होगा ना, तो प्लेन के अलांग इनके कंपोनेंट दोनों के एक दूसरे को निरस्त करने चाहिए। तो देखो एम जी साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, प्लस एम एफ ये माइनस ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये एम जी साइन थीटा को हमने नीचे ले लिया, पॉजिटिव तो ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, तो एम एफ बाई एम कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम है इसका, ये अलांग नेट के अलांग ये इंक्लाइन के अलांग इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट ले लो ऐसे और इसका कंपोनेंट ये, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक चल नहीं रहा, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं। अब ये देखो इससे आप हल करिए तो ये आएगा, f निकालना है ना, तो f इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा m बाई m, कुछ नहीं करना, ये cos थीटा इधर चला जाएगा, m कैपिटल M प्लस M, ठीक है ना, g tan थीटा, ये आपका ये सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो गया ये, ठीक है। बेसिकली ये सूडो फोर्स के वजह से ये सवाल जो है बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ भी ये पूछ रहा है इन्हें कैसे ही, इन द फिगर मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा ए, ये ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जा रहा है, ठीक है ना। द सिलेंडर स्टार्ट राइजिंग अप द इंक्लाइन सरफेस, तो ये कुल मिलाकर सिलेंडर क्या है, रिगिड बॉडी मोशन नहीं है, मानो इसको मान लो m मास है इसका सिलेंडर का, और ये क्या है, इसका ये एक्सेलरेशन a कितना हो कि ये ऊपर चलना शुरू कर दे या जस्ट ऊपर चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये वेज वाला ही सिस्टम है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वेज ले लो, ये यहाँ एक सिलेंडर यहाँ रख दिया, ठीक है, तो इसको हमने रोक दिया, किसको, वेज को रोक दिया, तो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, तो इस पर हमने एक एम ए फोर्स लगा दिया, कितना, एम ए माइनस उल्टा, जिस दिशा में जा रहा था उसका उल्टा एम ए लगा दिया, और इसमें एक फोर्स लग रहा है एम जी, बस इन्हीं दो के साथ इसका संतुलन है। तो ये दोनों के ये जस्ट ऊपर की ओर चलने लगे ऐसे, तो इसका नेट कंपोनेंट देखो अलोंग द, देखो कंपोनेंट ऑफ द, ये फिगर में कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इन फिगर 1, ठीक है ना, अलोंग द वेज। अब ये इसको ना सूडो फोर्स लगा दिया, तो वेज को आप बिल्कुल स्थिर मानो, इसको चलता हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये ले लिया, ये देखो ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये थीटा हो गया, तो अब ये क्या हो गया, देखो एम ए कॉस थीटा ऊपर क्यों लग रहा है, माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 0, एम से एम कट गया, ए बराबर हो गया जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, यानी ये जस्ट 0 होगा मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो इससे ज्यादा रहेगा, तो फिर ये ए में कास थीटा बड़ा हो जाएगा और ऊपर की ओर चलने लगेगा, बस ये कहानी है। तो जी टेन थीटा कोई है, ये तुम्हारे से है। अगला सवाल देखो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहिए क्या, इसको पढ़ो जरा इसको। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये जो ट्रॉली है उसमें एक पेंडुलम यहाँ से लटका हुआ है, मान लो ओ से यहाँ पर आपने लटका दिया है, ठीक है। अब ये ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो इसमें दो सवाल बनते हैं।
एक तो ये जो सवाल इन्होंने बनाया है कि इस ट्रॉली के सापेक्ष इस बॉब के ऊपर एक्सेलरेशन बताओ। दूसरा सवाल ये बनता है कि ये पेंडुलम कितने एंगल पर वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो अब इस काम को करने के लिए क्या है, पहला काम ये कि इस ट्रॉली को रोक दो और इस पर एक सूडो फोर्स लगा दो। देखो ऐसे सूडो फोर्स हमने लगा दिए और ये कितना हो जाएगा एम ए, और ग्रेविटी का फोर्स ये लगेगा एम जी। ठीक है ना। इन दो बलों के बीच में और इधर ये रस्सी का टेंशन लग रहा है, इन तीन बलों के बीच में ये जो बॉब है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है ना। बस अब यहाँ से आप देख लो, ऐसे सवाल बहुत लगाए हो। देखो ये टी है टेंशन, तो टी का साइन थीटा ये कितना हो गया, एम ए हो जाएगा। ठीक है, सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा, और टी का कॉस थीटा पार्ट ये एम जी को बैलेंस करेगा। ठीक है ना। तो इसे डिवाइड करोगे तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ठीक है ना, ये पहला बात आएगी। दूसरा, इस पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो नेट फोर्स इसका लग रहा है एम ए, इसका लग रहा है इधर एम जी, तो ये टोटल नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है इस दिशा में, इस एम ए और एम जी की वजह से। तो एफ नेट जो है कितना हो गया, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। एम बाहर ले लो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है ना, नेट फोर्स। तो एफ नेट बाई एम, है ना। इस पर जो फोर्स लग रहा है इस बॉब के ऊपर, हालांकि वो टेंशन का भी लग रहा, तो वो टेंशन वो पूछ रहा है कि इसका एम जी के सापेक्ष ये इस ट्रॉली के सापेक्ष एक्सेलरेशन क्या होगा। तो नेट एक्सेलरेशन एम स्क्वायर जी स्क्वायर हुआ। ठीक है ना। ये तो ट्रॉली के सापेक्ष वैसे इक्विलिब्रियम में इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन ये जनरल टर्म में इसमें जो भाषा है उसको शायद अगली बार वो पूछेगा तो मोर रिफाइन करके पूछना चाहिए। ठीक है ना, कि इस भाषा में ये कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कि ट्रॉली के सापेक्ष एक्सेलरेशन ब्लॉक का, तो ब्लॉक तो चुपचाप वहाँ रुक जाएगा इक्विलिब्रियम में, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है। लेकिन सामान्य तौर पर यह कहता है कि जैसे ब्लॉक एम है तो इसमें जैसे मान लो ये फ्री फॉल होता तो ये जी लगता है नीचे की ओर, ए लगता है ऐसे, तो नेट एक्सेलरेशन ये लगता है। ठीक है ना। इस बॉडी में जैसे कुल मिलाकर ये कहते हैं कि एक बॉल यहाँ से टपका दिया जाए तो उस पर नेट एक्सेलरेशन क्या लगता है, तो वो बॉल जो है सीधे यहाँ नीचे ना आकर के ये ऐसे तिरछे जाता है। ठीक है ना। और वो कितना टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी पे जाएगा, और नेट एक्सेलरेशन इतना, ट्रॉली में जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये इतना होगा। ठीक है, और उसी को बैलेंस करने के लिए ये टेंशन काम कर रहा है, तो ये टेंशन की वैल्यू क्या होगी, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन इसी सेंस में पूछ रहा है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, कि इस ट्रॉली में फ्री फॉल पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। हालांकि इसकी भाषा को बहुत ज़्यादा रिफाइन करके नहीं बताया है इसमें। ठीक है ना। ठीक है, आप ये समझ गए। तो इसमें ये तीनों ही सवाल पूछ सकता है। पहला ये कि इंक्लिनेशन कितना है, रस्सी का टेंशन क्या होगा जिसमें नेट एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, और ये कि ये नेट एक्सेलरेशन यदि इस ट्रॉली में, ट्रॉली ये मूव कर रही है ऐसे, है ना, तो ट्रॉली में कोई फ्री फॉल हो रहा हो ऐसे, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा ए। तो ट्रॉली के सापेक्ष नेट एक्सेलरेशन ये ए से इधर आएगा, जी से ये आएगा, दोनों का वेक्टर ऐसे होगा।
और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आगे बढ़े। ये यहाँ ये फ्रिक्शन लगा रहे हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बिटवीन टू ब्लॉक, इन दोनों के बीच में ये फ्रिक्शन लगा रहे हैं ना, इन दो ब्लॉक में, एक नीचे वाला ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक है। फॉर नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, ये दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। तो देखो, तो इसमें दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ए बराबर इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बराबर एफ बाई एम प्लस 2m, है ना। तो इसका एफ बाई 3m हो गया। ठीक। अब ये स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो इस ट्रॉली को रोक दो। इस ब्लॉक को हमने रोक दिया, सबको, नीचे वाले को। ठीक है ना। वो क्या है, यहाँ पर m मास है। ठीक है। इस पर एक सूडो फोर्स लगा दिया m ए। ठीक है। mg इधर लग रहा है, तो रिएक्शन इसको बैलेंस करने के लिए n भी लगेगा, n इक्वल टू mg। ठीक है। फ्रिक्शन लगेगा, मूव करने की प्रवृत्ति का विरोध, ma इधर लगाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, F फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू टाइम mg। ये क्या है, ये फ्रिक्शन हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स ma को बैलेंस करना चाहिए, ma। ठीक है कि नहीं। तो म्यू चाहिए ना, m से m कट गया, यही है कि, तो इसका ये हो गया कि म्यू इक्वल टू ए बाई जी। ए की वैल्यू क्या है, एफ बाई 3m, तो ये हो गया 3mg। ठीक है ना। म्यू बराबर एफ बाई 3mg, ये मिल गया, एफ बाई 3mg भी। ठीक है। आगे बढ़े। ये क्या है, A block is sliding along the inclined plane as shown in the figure. If the acceleration of the chamber is a, as shown in the figure, the time required to cover the distance L along the incline is. ठीक है भाई, ये क्या है, ये ट्रॉली है ना, और ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इस ट्रॉली को रोक दो और इस पर एक सूडो फोर्स लगा दो। वो कितना लगेगा, ये देखो, एम ए इस दिशा में लग जाएगा, और इस पर ये फोर्स लग रहा है एम जी। ठीक है, ये लग गया। तो अब इसको इस दिशा में नेट फोर्स कितना हो गया, देखो, एफ नेट, इंक्लाइन के अलोंग, देखो, फोर्स along inclined। अब कब रुका हुआ पर, जब हमने रोक रखा। ठीक है ना। तो ये हो गया, कितना हो गया, देखो, एम ए, ये थीटा है, ये थीटा हो गया, और ये जो है ये एंगल थीटा हो गया, है ना। तो ये हो गया एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है। तो ये फोर्स हो गया एफ नेट। तो अब एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, एफ नेट बाई मास, है ना। ये हो गया ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये हो गया। अब एल दूरी चलना है, इसके अलावा एल दूरी चलना है, तो ये होता है एस बराबर हाफ ए नेट टी, इस टी नहीं, टी तो है ही नहीं ना। अब ये आता है, देखो, टाइम चाहिए क्या, टाइम टेकन, टाइम चाहिए तो सही तो है, एस इक्वल टू हाफ ए नेट इंटू टी स्क्वायर, टी चाहिए, तो टी बराबर क्या होगा, रेस्ट से चल रहा है, टी इक्वल टू 2s बाई ए नेट। ठीक।
तो टी कितना हो गया, देखो टाइम इसको लगेगा 2l दूरी चलना है, a cos थीटा प्लस g sin थीटा और इसका रूट है कोई, g sin थीटा a cos थीटा 2l, ये सी उत्तर हुआ। हाँ आगे बढ़े, ये देखो सूडो फोर्स से ये सवाल लग पाया, नहीं तो लगेगा नहीं जल्दी। यहाँ भी क्या है, ये सवाल देखिए, ये सवाल पीछे वाले सवाल का उल्टा है। इसमें एक्सेलरेशन को, इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को ऐसे कर दिया है और उसकी वैल्यू इन्होंने दे दिया 10√3 का, ठीक है। तो और ये ब्लॉक नीचे आने के बजाय ऊपर चढ़ने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, तो इस पर सूडो फोर्स लगाओ, देखो ऐसे, तो ये ma हो जाएगा, ठीक, और mg नीचे की ओर आ रहा था, तो इस पे ऊपर की ओर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो ma cos थीटा है ना, और नीचे की ओर लगेगा mg sin थीटा, तो f अप क्या होगा, ma cos थीटा, ठीक, और f डाउन वो क्या है, mg sin थीटा, ये फोर्स है ना, तो एफ नेट क्या हो गया, एम ए कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, किधर, अपवर्ड, और इसकी वैल्यू निकालो, एम तो अच्छा एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड क्या हो गया, ये हो गया एफ नेट बाई एम, ठीक है, ये हो गया ए मैंने 10√3 cos थीटा 30 है तो √3/2 हो गए, माइनस जी साइन थीटा 1/2 हो गई, तो ये हो गया देखो 30/2, तो 15 माइनस 5, तो ये एफ नेट हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब ऊपर चलने लगा और इसको 1 मीटर चलना है, तो टाइम लगेगा 2l/g, l/ एक्सेलरेशन नेट है ना, तो 2l 2 मीटर, ये a का मान 10 हो गया, रूट इतना, तो ये हो गया 1/√5 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया, ठीक। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, ये इसमें क्या कर रहे हैं कि द प्लेटफॉर्म मूव्स अप at a steady rate, माने constant velocity, if the force with which the person pulls the rope is, अब ये क्या कर रहा है कि ये जो आदमी है ना, अब इसको खींच रहा है, कैसे, ये आदमी जो है इसमें नीचे खींच रहा है, तो ये रस्सी इसके ऊपर की ओर लगा रही है, इसमें रस्सी का टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T है, यह भी टेंशन T है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो प्लेटफॉर्म और आदमी, इस आदमी के खिंचाव के कारण ऊपर की ओर जा रहे हैं, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्टेडी रेट, प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट अ स्टेडी रूट, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, मतलब नेट फोर्स on the main plus platform system, platform is 0, ठीक है ना, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये इतना ही कह रहे हैं। देखो अब टी क्या है, ये टी माने वो फोर्स है जो आदमी लगा रहा है और उसी से उतने ही रस्सी में तना होगा, तो टी। अब ये जो सिस्टम देखो, ये प्लेटफार्म है, कितना दिया है, ये प्लेटफार्म का वजन जो है 50 किलो है, किसका 50 kg पर्सन स्टैंड नहीं, प्लेटफार्म 25 किलो है, 25 किलो है, ये आदमी है ना, ये जो है ये फोर्स लगा रहा है इस पे, ये टेंशन लग रहा है T,
और इस प्लेटफॉर्म पर दो टेंशन लग रहे हैं, इधर लग रहा है 2T, 2T ना, 2T। तो आर्मी और प्लेटफॉर्म ये सिस्टम पर जो फोर्स, आर्मी का वजन दिया है 50 kg, ये 50 kg है, ठीक है ना। तो देखो इस सिस्टम के ऊपर नेट mg लग रहा है 75 kg का, 75G, और वो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है 3T, ऊपर क्या है 3T। तो देखो 3T इक्वल टू 75G, ठीक है। तो T बराबर हो गया 25G, दैट इज G का मान 10 हो गया, तो 250 न्यूटन। तो ये आदमी कितना फोर्स लगा रहा है 250 न्यूटन का, तब वो कांस्टेंट उस पर। यदि ज़्यादा फोर्स लगाते तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन होता। यदि टी न लगाते, यदि मान लो ज़्यादा फोर्स लगाता तो वो क्या होता, तब एक्सेलरेटेड मोशन होता। क्यों, देखो तो MA 75A इक्वल टू 3T माइनस 75G, ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेशन होता और ये आ गया तो क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। तो A प्लस G इक्वल टू 3T/75, ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेशन इस तरह डिफाइन होता। तो अभी इनका कहना ये है कि नेट एक्सेलरेशन 0 है, वही तो क्या, नेट एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका टेंशन जो है 250 न्यूटन का टेंशन देना पड़ेगा, है ना। यदि यह आदमी ज़्यादा से खींचता तो उसमें एक्सेलरेटेड मोशन होता, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सवाल बन सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, यदि ये टेंशन पूछ लिया, दे दिया, और तो ये पूछ सकता है कि आप उसका नेट एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या है, a smooth inclined plane of length L have inclination theta with a horizontal inside a lift moving down the with a retardation A। ये देखो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ओके। इस लिफ्ट में, लिफ्ट नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से आ रही है, ठीक। इसमें एक इंक्लाइन रखा हुआ है, इसकी लंबाई L है, इंक्लाइन S है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो अब ये पूछा है द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द रेस्ट। देखो यहाँ पर एक बॉडी है और इसको मूव करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, तो ये L लंबाई कितनी देर में तय करेगी, ये चाहिए इसको। तो देखो क्या हुआ भाई, इसमें इसके ऊपर ये सूडो फोर्स लग रहा है, देखो ये mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये लिफ्ट को हमने रोक दिया, है ना। लिफ्ट को पहला काम करते हैं सूडो फोर्स लगाने के बाद वो पूरा सिस्टम रुक जाता है, रुक गया, और इस पर सूडो फोर्स ये लग गया ए में, ऊपर लग गया, ठीक है ना। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हो गया बॉडी पर वर्टिकल दिशा में mg माइनस ए में, ठीक है। तो ये mg माइनस ए, नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन, है ना, ये हो गया ए g माइनस ए। इसी को g इफेक्टिव कहते हैं, है ना, g इफेक्टिव, इफेक्टिव g ऐसा है। कुल मिला करके अब g इफेक्टिव बदल गया, है ना, और उसके आधार पर आप इसका मोशन निकालो। तो along the acceleration along the incline कितना हो गया, ये g माइनस ए साइन थीटा, ये हो गया। पहले g साइन थीटा लगता था, अब g इफेक्टिव कम हो गया, g माइनस ए साइन थीटा हो गया। और ऐसे में L दूरी तय करना है तो टाइम निकालो, टाइम बराबर 2L बाई एक्सेलरेशन इफेक्टिव, एक्सेलरेशन इफेक्टिव, ठीक है, ये इतना।
तो 2L/g माइनस ए साइन थीटा, ये इतना है कोई, ये बी से, ठीक है ना। तो आपका जो टाइम आएगा वो पहले जितना आता था उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन कम हो गया है, ठीक है। यदि ये ऊपर जाती तो ये बॉडी जल्दी गिरता। ये दोनों ही तरह के सवाल बनते हैं। ये ऊपर जा रही है तो देखो जी इफेक्टिव हो जाएगा अपवर्ड जाने में, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा, है ना, अपवर्ड जाएगा तो। यदि डाउनवर्ड जाएगा तो जी माइनस ए, और जब जी के बराबर हो जाएगा तो बस वो जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और बॉड ये जो ब्लॉक है जहाँ है वहीं के वहीं बैठना रहेगा, है ना। यदि ये ए इक्वल टू जी हो जाए, ए इक्वल टू जी हो जाए तो फिर ये ब्लॉक यहीं पे यहीं बैठा रहेगा। जैसे नेट इसमें जी की वैल्यू, इसको कहते हैं कि फ्री फॉल की स्थिति या नेट ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ये सूडो फोर्स का ये अंतिम सवाल है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।